नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पेके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं साइंस सीरीज में इससे पहले के वीडियो में आपको चाल और विस्थापन के बारे में बता दिया था। इसके आगे के वीडियो में मैं बताने वाला था कि चाल के क्या क्या टाइप होते हैं, वेग भी बता दिया था आपको, ठीक ना, और वेग के क्या प्रकार हैं ये सब बताऊंगा, ठीक ना। इसके अलावा एक्सेलरेशन, प्रक्षेप गति और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है या और मोशन के इक्वेशन जो गति के समीकरण है, ये सबको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन उससे पूछते हैं। खासकर जब भी मैं आपको किसी चीज़ के लिए कोई उदाहरण देता हूँ तो उस उदाहरण को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उससे परीक्षा में सीधे ही क्वेश्चन कर लिए जाते हैं कि एक उदाहरण दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा कि यह उदाहरण किस नियम से संबंधित है या फिर किस चीज़ का ये उदाहरण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चाल के प्रकार। इससे पहले मैंने चाल बताया था, चाल क्या होता है, ठीक ना। अब मैं बताऊंगा चाल के प्रकार। तो चाल के बारे में मैंने क्या बताया था कि चाल का मैं सिंपल सा एक परिभाषा बोलूँ तो क्या बोला था कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक ना। और उसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। जब अदिश राशि सदिश राशि में पढ़ाया था तो उसमें चाल को मैंने अदिश राशि बताया था, ठीक ना। और साथ में जब चाल पढ़ाया तो ये बोला कि कोई भी गतिमान वस्तु रहेगी उसकी जो चाल रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक ना, कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। लेकिन यही चीज़ मैं जब विस्थापन का बोला था तो विस्थापन का मान जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है। और दोनों के यूनिट भी सेम है, ये याद रखिएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि विस्थापन सदिश राशि में आता है और चाल एक अदिश राशि है, ठीक ना। अब चाल के प्रकार देखते हैं। तो चाल के प्रकार में मैं जनरली 4 प्रकार लिया जाता है चाल के प्रकार को, ठीक है। पहला जो होता है एक समान चाल, या इसी को बोलते हैं, एक और नाम है इसका स्थिर चाल, ठीक ना, स्थिर चाल। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है असमान चाल। पहला समान चाल या स्थिर चाल, दूसरा असमान चाल या अस्थिर चाल, ठीक है ना। नाम से ही पता चल रहा होगा, जब मैं परिभाषा बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है औसत चाल, ठीक है ना, और एक होता है ताक्षणिक। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं अभी बता दे रहा हूं। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं यार प्लीज आप नोट्स बनाते जाइए, नोट्स में जरूर लिखिएगा। औसत चाल को बोला जाता है एवरेज स्पीड। ताक्षणिक चाल को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक ना। ये 4 टाइप के चाल होते हैं। चलिए पहला लेते हैं एक समान या स्थिर चाल, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। इसकी क्या परिभाषा हम लोग जब देंगे और उसका मतलब परिभाषा तो बताऊंगा ही, साथ में एग्जाम्पल भी बताऊंगा और एग्जाम्पल को समझाऊंगा ही आपको। इसका सिंपल सा परिभाषा क्या होता है, सिंपली मैं बोल रहा हूं, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, मतलब कोई भी वस्तु है एक समान मतलब समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो उस चाल को बोला जाता है एक समान चाल या स्थिर चाल। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एक पॉइंट है, ये रोड है, रोड क्या है, हाईवे है। इसमें आप एक कार लेके निकले हो, ठीक है, एक कार लेके निकले हो जिसकी स्पीड, मतलब आप किस स्पीड से इस कार को चला रहे हो है 80 kmph, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस स्पीड से आप निकले हो तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 80 किलोमीटर,
फिर इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी फिर से 80 किलोमीटर, फिर से यहाँ से इस पॉइंट की दूरी जो है फिर से 80 किलोमीटर है, ठीक ना। अब देखिए, तो आप जब कार को लेके निकले हो 80 किलोमीटर पर आवर से, तो पहला 80 किलोमीटर आप कितने घंटे में तय करोगे? तो पहला 80 किलोमीटर आप तय करोगे 1 घंटे में। फिर से इस पॉइंट पे आप पहुंच गए, 1 घंटे में इस पॉइंट पे पहुंच गए कार आपकी, और फिर आपको नेक्स्ट 80 किलोमीटर भी 1 घंटा ही लगेगा। और इस पॉइंट के बाद फिर से जब 80 किलोमीटर चलाओगे तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आपका स्पीड जो है वो एक समान है। मतलब 80 है, आप 80 से 85 भी नहीं कर रहे, 80 से 81 भी नहीं कर रहे, सिर्फ 80 है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्पीड रहती है उसे बोला जाता है एक समान चाल या स्थिर चाल। जैसे कि इसका सिंपल सा परिभाषा क्या बोला कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो समान समय अंतराल 1 घंटा, इसमें भी लगा 1 घंटा और इसमें भी लगा 1 घंटा, ठीक ना। और 80 किलोमीटर इसमें भी तय किए आप 1 घंटे में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी आप 80 किलोमीटर तय किए 1 घंटे में, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी आप 80 किलोमीटर 1 घंटे में तय किए। मतलब समान समय अंतराल जो है 1-1 घंटे का, उसी 1-1 घंटे में आप समान दूरी तय कर रहे हो। तो इस प्रकार के चाल को क्या बोला जाता है? एक समान चाल या स्थिर चाल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल जैसे मैं बता ही दिया, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ये जो एग्जाम्पल समझाया वही एग्जाम्पल है। जैसे कि ये कार है या मोटरसाइकिल है, कार है या मोटरसाइकिल है, तो सीधा पथ पे गति कर रहा है। सीधा पथ, ये जो सीधा एकदम सीधा पथ, हाईवे जो लिया हूं, सीधा पथ पर समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। समान समय में समान दूरी तय करना, कार या मोटरसाइकिल द्वारा सीधे पथ पे समान समय में समान समय दूरी करना, ये एक समान चाल या स्थिर चाल का एग्जाम्पल है। तो पहला आपको समझ में आ गया। चलिए, इसका सेकेंड जो टाइप था वो था असमान चाल या फिर अस्थिर चाल। ये क्या होता है बता रहा हूं। क्या है? असमान चाल या अस्थिर चाल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या इसमें यहाँ नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिए। जैसे कि कोई भी वस्तु है वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है। देखिए, एक समान चाल या स्थिर चाल के केस में बोला था समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, लेकिन असमान चाल या अस्थिर चाल के केस में क्या बोल रहा हूं कि कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तो इसकी चाल को असमान चाल या अस्थिर चाल कहते हैं। मतलब समय अंतराल क्या रहेगा? समय अंतराल क्या रहेगा? ये जो रहेगा फिक्स्ड रहेगा, या फिर बोल सकते हैं वो एक समान रहेगा, ठीक ना। लेकिन इसकी जो दूरी रहेगी वह असमान रहेगा। मतलब एक बार 80 है तो दूसरे बार 90, तीसरे बार 81, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम लिया, इस बार नॉर्मली भीड़ भाड़ वाले रोड का लेता हूं, ठीक है ना। भीड़ भाड़ वाला रोड जैसे कि आपका हो गया बाजार। अब बाजार में घूम रहे हो, क्या लेके? कार लेके, ठीक है। आपकी स्पीड, यहां पे भीड़ कम थी इसलिए आप 80 kmph से चला रहे, ठीक है। फिर आपकी कार इस पॉइंट पे आई, ठीक ना। यहां पे थोड़ा भीड़ ज्यादा हुई इसलिए आप इसको 70 kmph कर दिया, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट पे आपकी कार आई, इस जगह पे आपकी कार आई, यहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप डायरेक्टली आप इसको क्या कर दिए? 35 kmph कर दिए, ठीक ना। अब देखिए, 3 पॉइंट पे आपके कार की स्थिति अलग अलग है, अलग अलग स्थिति दिखाया हूं और स्पीड भी अलग अलग हो रही है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे कम भीड़ थी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, उस हिसाब से स्पीड को दिखाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए
80 kmph है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 1 घंटा लगेगा आपको इस 80 किलोमीटर को कवर करने में, ठीक है। दूसरा कितना है, 70 kmph, 70 किलोमीटर पर आवर, तो इस 70 किलोमीटर को आपको तय करने में फिर से 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपने स्पीड क्या कर दी, 35 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 35 किलोमीटर तय करने में 1 घंटा लगेगा। अब देखिए मैं क्या बोला था, समय अंतराल एक समान होगा, तो समय अंतराल यहाँ भी 1 घंटा है, यहाँ भी 1 घंटा है, यहाँ भी 1 घंटा है, समय अंतराल समान है तीनों केस में, लेकिन दूरी जो है असमान है। दूरी यहाँ पे 80 थी, यहाँ पे 70 हुई, यहाँ पे 35 हुई, तो दूरी अलग अलग हो गई। तो समय अंतराल तो समान है लेकिन दूरी अलग अलग हो गई, तो इस प्रकार का जो आपका चाल रहेगा, आपके कार का जो चाल रहेगा, उसे ही बोला जाएगा असमान चाल या अस्थिर चाल। एग्जाम्पल, भीड़ भाड़ वाले रोड पर कार या बाइक या मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है, ये आपका असमान चाल का एग्जाम्पल है, ठीक ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा बताता हूं, ठीक है ना, इसी एग्जाम्पल को लेके बताता तीसरा क्या है। तीसरा जो प्रकार था अपना वो था औसत चाल का। औसत चाल, अब देखिए जब मैं आपको समान चाल बताया, असमान चाल बताया, सब केस में मैं क्या ले रहा हूं, समय अंतराल भी ले रहा हूं और दूसरा चीज क्या ले रहा हूं, दूरी। चाल का बात जब भी आए आपको दूरी ही लेना है। यही अगर वेग का मैं बात करता तो आपको दूरी की जगह में क्या लेना है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि चाल का जब मैं परिभाषा ही बताया था तो चाल बोला ही था कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन वेग का जब मैं आपको परिभाषा बताया था तो उसमें क्या बोला था, एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन, वहां पे विस्थापन का बात होता, तो वेग के केस में विस्थापन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए औसत चाल के बारे में बताता हूं। औसत चाल, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो कोई गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी को तय करने में लगा गया कुल समय का अनुपात ही वस्तु की औसत चाल कहलाती है। जैसे कि सिंपली सा लिखूं आपको फॉर्मूले के रूप में, तो कुल दूरी बटा कुल समय, यही कहलाएगा आपका औसत चाल, ठीक है। दूरी को क्या लेते हैं हम लोग, स्पीड, चलिए एस लिख लेता, और समय को क्या लेते हैं, टाइम, मतलब टी लिख लिया, ठीक ना। अब इस एग्जाम्पल को ही देखिए आप, ये जो एग्जाम्पल बताया मैं अस्थिर चाल या असमान चाल का, उसी में देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर जो पहले 1 घंटे में जो तय किया वो क्या था, दूरी है, इसलिए चलिए एस में S1 ले लेते इसको। और सेकेंड जब 70 किलोमीटर चला, किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा भीड़ होने की वजह से उसको मैं ले लिया सेकेंड दूरी, मतलब S2। और तीसरा जो ज़्यादा भीड़ हो गया, 35 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो 35 किलोमीटर जो 1 घंटे में तय किया उसको ले लिया S3। लेकिन यहाँ जो समय होगा वो पहला जो 1 घंटा है उसको ले लूँगा मैं T1, दूसरा 1 घंटा जो रहेगा उसको ले लूँगा तीसरी T2, और तीसरा जो 1 घंटा हो गया उसको ले लिया T3। अब देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, कुल दूरी मैं निकालूंगा, तो कुल दूरी मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 करूंगा तब कुल दूरी आएगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, और ज़्यादा इधर भी रहता तो प्लस S4 भी लेना पड़ता, प्लस S5 भी लेना पड़ता, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते वो अनंत तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 3 ही है इसलिए S3 तक लिया, बटा डिवाइडेड कुल समय क्या है, कुल समय T1, T2 और T3, इन तीनों को जोड़ूंगा तो कुल समय आएगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ये आपका आ गया औसत वेग या एवरेज स्पीड। चलिए इसी एग्जांपल का मैं एवरेज स्पीड निकालूं, तो यहाँ पे 80, S1 की जगह, S2 की जगह क्या लूँगा 70, और S3 की जगह क्या लूँगा 35, T1 की जगह में 1 आवर, प्लस T2 की जगह में 1 आवर, प्लस T3 की जगह में 1 आवर।
अब याद रखिएगा यहाँ पे मैं किलोमीटर पर सेकंड में निकाल रहा हूँ। कभी भी आप एक समान चाल, असमान चाल या औसत चाल या ताक्षणिक चाल कुछ भी बोले, सबको आपको मीटर प्रति सेकंड में ही निकालना है, क्योंकि चाल का यूनिट ही होता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पे मैं किलोमीटर पर आवर पे भी निकाल रहा हूँ, ठीक ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता भी दूंगा। जब आप किसी चीज़ को किलोमीटर पर आवर में निकालते हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल सा ट्रिक रह गए, ठीक ना। और मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालना है उसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे एवरेज स्पीड, यहाँ पे kmph था, किलोमीटर था, और यहाँ पे घंटा था, मतलब ये इसका यूनिट भी आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा, इतना याद रखिएगा। तो 80 + 70 150, और 150 + 35 कर दूँ तो 185 डिवाइडेड कितना घंटा हो गया है, 1 2 3 घंटा। 3 घंटे में आप 185 किलोमीटर तय किए, तो इसका आएगा कितना, 61.69 61.69 ऐसे कुछ आएगा किलोमीटर पर आवर। इसको आपको सॉल्व करने में 61.69 किलोमीटर पर आवर, तो यही है इसका एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए, चौथा जो था चाल का प्रकार, ताक्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या होता है देखता हूं। ये जो ताक्षणिक चाल की मैं बात करूंगा वो आप जनरली अपने यूजेस में लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, ताक्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये क्या है देखिए, किसी विशेष क्षण पर, मतलब किसी भी विशेष समय पर, क्षण नहीं लीजिए, समय पर लीजिए, क्षण भी ले सकते हैं, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उसका ताक्षणिक चाल कहते हैं। कैसे, आप एक बाइक चला रहे हो, ठीक ना, कार ही चला रहे हो, उसमें आपका क्या लगा रहता है कि स्पीडोमीटर, जिसपे आप स्पीड देखते हो कि कितना किलोमीटर प्रति आवर से मैं चल रहा हूँ। तो आप अचानक से अपना नज़र डाली स्पीडोमीटर पे, वो स्पीडोमीटर बता रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से आपका गाड़ी चल रहा है। तो यही जो 80 किलोमीटर पर आवर को हम लोग बोलेंगे ताक्षणिक चाल बोलेंगे। और वह क्षण कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा, जिस समय में आपका नजर गया स्पीडोमीटर पे। तो उस स्थिति में, उस समय पे आपका स्पीड 80 किलोमीटर प्रति आवर था, तो वही है उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी को बोलते हैं। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूले में मतलब लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, विशेष क्षण पर चली गई दूरी जो कि था 80 किलोमीटर, विशेष क्षणिक समय, वह समय, क्षणिक समय। हमेशा याद रखिए, चाल का कभी याद आया तो दूरी ऊपर और समय नीचे जरूर रहेगा। तो 80 किलोमीटर आवर ले लिए, तो आपका स्पीड क्या था उस टाइम में, 80 किलोमीटर पर आवर। ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक ना। एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल में दे सकते हो कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर निम्नलिखित में किसका एग्जाम्पल है, तो वो होता है ताक्षणिक चाल का या इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है उसमें, ठीक ना। चलिए, अब चाल के पूरे प्रकार बता दिया, आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है वेग के प्रकार। जैसे कि चाल का प्रकार था वैसे ही वेग का प्रकार भी होता है। तो चाल के केस में हम लोग क्या लेते हैं, दूरी, और वेग के केस में क्या लेंगे, विस्थापन। अब समय अंतराल तो सेम रहेगा। तो इसमें भी 4 प्रकार होता है। वो होता है एक समान वेग, या यहाँ उसमें जैसे एक समान चाल या स्थिर चाल था, इसमें एक समान वेग या अचर वेग होता है, ठीक है। अचर वेग होता है, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा, असमान वेग या अस्थिर वेग,
ठीक है ना। इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है। तीसरा, उसमें भी औसत वेग था इस टाइप से, इस औसत चाल था उसमें टाइप से, इसमें औसत वेग भी होगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। चौथा, उसमें भी ताक्षणिक चाल था तो इसमें भी ताक्षणिक वेग होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये 4 टाइप होते हैं वेग के। ठीक है। अब एक एक करके बारी बारी से सबको बताता हूं। सबसे पहले बात करें हम एक समान वेग या अचर वेग का, तो इसका परिभाषा बता रहा हूं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है, सेम परिभाषा है, बस वहां पे हम लोग विस्थापन की जगह, चाल के केस में हम लोग क्या करते थे, दूरी का बात करते थे, और वेग के केस में क्या बात करेंगे, विस्थापन का बात करेंगे। क्या बोल रहा है, समान समय में समान समय अंतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग जो है एक समान वेग या अचर वेग कहलाएगा। जैसे समय अंतराल क्या बोला, समान होगा, और इसमें वेग का केस आया इसलिए विस्थापन ले लेंगे, विस्थापन भी समान होगा। ठीक है। हाँ, ये आप याद रखिए, इसका कोई एग्जांपल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। इसको समझा देता थोड़ा। देखिए, चाल का जब भी बताया था तो उसमें एक सीधी रेखा पे हो जा रहा था, लेकिन यहाँ से जब रिटर्न आएगा इस पॉइंट पे वापस, तो ये हो जाएगा वेग का केस। ठीक ना। यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर चला, क्योंकि कार की स्पीड क्या थी, 80 kmph, 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ फिर से 80 चला। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ फिर से 80 चला, यहाँ से यहाँ फिर से 80 चला। अब रिटर्न जब आया तो यहाँ से यहाँ 80 चला। ठीक है। यहाँ से यहाँ 80 चला, यहाँ से यहाँ 80 चला, यहाँ से यहाँ 80 चला, और यहाँ से यहाँ 80 चला। कितने कितने घंटे में, यहाँ भी 1 घंटा लगा, यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब 1 घंटा ही लग रहा है उसको, यहाँ भी 1 घंटा लगा। तो हर समय अंतराल भी समान है और उसका विस्थापन भी 80-80 किलोमीटर का हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक समान वेग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है असमान वेग या अस्थिर वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, समय अंतराल क्या होगा, समान होगा, और उसका जो विस्थापन होगा वो असमान होगा। मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान विस्थापित होती है तो उसी के वेग को असमान वेग कहा जाता है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई एग्जाम्पल याद रखने का जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है ना। कभी 80 हो रहा है, कभी 70 हो रहा है, कभी 35 हो रहा है, रिटर्न आते टाइम फिर से 35 हो रहा है, फिर 70 हो रहा है, फिर 80 हो रहा है। ये हो गया असमान या अस्थिर वेग का एग्जाम्पल। औसत वेग बोले तो औसत वेग, औसत चाल का जब मैं बोला तो क्या बोला था कि कुल चली गई दूरी और कुल समय बटा कुल समय, यही होता था औसत वेग। तो इसमें क्या हो गया, कुल विस्थापन बटा कुल समय आ जाएगा। ठीक है ना। कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा। जैसे कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को ही वस्तु का औसत वेग कहेंगे। कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब देखिए यहां पे कैसे आएगा।
ठीक ना। ये इधर इसके इधर जाने का पार्ट है और ये इसके वापस आने का पार्ट है। इसका घर है होम और ये मार्केट गया, ठीक है, बाजार गया सब्जी लेने। किससे गया? कार से। अपने घर से बाजार निकला वह सब्जी लेने, किससे? कार से। अब यहाँ तो मार्केट आ गया, वो मार्केट से वापस आएगा, किससे आएगा? कार से ही आएगा ना, कार लेके गया है तो। अब इस एग्जाम्पल को समझिए थोड़ा। देखिए इसका स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां से इस पॉइंट तक जब वो चला, ठीक है। अब देखिए यहां से इस पॉइंट तक चला वो 80, कितने घंटे में? 1 घंटे में। 80 किलोमीटर चला 1 घंटे में। यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? 70 kmph, 70 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना चलेगा? 70 किलोमीटर। कितना? 1 घंटे में। इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी स्पीड होगी 35 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मार्केट में जैसे घुसते जा रहा भीड़ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे हो गया इसका स्पीड 35 kmph, तो 35 किलोमीटर तय करेगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब मार्केट के अंदर जैसी घुसा उसकी स्पीड डायरेक्ट 10 हो गई, 10 kmph। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगा? 1 घंटे में, ठीक है। तो घर से जब मार्केट गया तो पहले 80, फिर 70, फिर 35, फिर 10 किलोमीटर पर आवर से चला। उस हिसाब से उसकी अलग अलग दूरी होगी। जब रिटर्न मार्केट आ रहा था इस पॉइंट तक वो चला 10 kmph से, तो कितना? 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। यहाँ से यहाँ फिर से वो 35 चला, ठीक है ना। 35 किलोमीटर की दूरी कितने तय करेगा? 1 घंटे में। यहाँ से यहाँ फिर से वो वापस 70 में चला, ठीक ना। कितने में तय किएगा करेगा? 1 घंटे में। और यहाँ से यहाँ वापस जब घर में आया तो 80 की स्पीड से आया, तो 80 किलोमीटर कितने में तय करेगा? 1 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो गई। अब देखिए इसका विस्थापन क्या हो रहा है। इस पॉइंट से निकला और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, मतलब घर के ही पॉइंट, घर पे ही आ गया, तो उसका विस्थापन हो गया क्या? कुछ विस्थापन 0 आएगा। आपको जब मैं वेग पढ़ा रहा था, विस्थापन पढ़ा रहा था, उस टाइम में बताया भी था इस चीज़। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विस्थापन उसका 0। लेकिन समय उसका क्या होगा? समय तो बहुत लगा भाई। यहाँ जाने में, घर से मार्केट जाने में उसको यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा और यहाँ पे 1 घंटा, टोटल 4 घंटे लगे। और वापस आने में भी टोटल 4 घंटा लगा। मतलब 8 घंटा उसका गया, 8 घंटा उसका गया। घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस उसी पॉइंट पे आ गया, लेकिन 8 घंटा गया। विस्थापन तो 0 हुआ। तो कुल विस्थापन कितना? 0। समय लिया 8, तो इसको लेंगे हम लोग तो 0 ही मानेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा औसत वेग 0, ठीक है। अब कैसे निकाला कुल विस्थापन? तो यहाँ पे पहले 80 प्लस फिर 70 प्लस 35 प्लस ये वाला 10। लेकिन जब वापस आ रहा था तो ये 10 रिटर्न आ रहा है, घर के करीब आ रहा है, तो ये माइनस में जाएगा। फिर से 35 घर के और पास आ गया, माइनस में जाएगा। फिर 70 घर के और पास आ गया, -70। फिर 80 घर के और पास आ गया, 80। ये 80 कट गया, ये 70 कट गया, ये 35 कट गया, ये 10 कट गया। कुछ तो बचा नहीं, तो क्या बचेगा? विस्थापन 0, ठीक है। तो औसत वेग इस केस में क्या आ जाएगा? आपका 0। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए इसका जो चौथा और लास्ट प्रकार है वो क्या है? ताक्षणिक वेग का, या इसको क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ताक्षणिक चाल पढ़ा रहा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा रहा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा रहा था तो उसमें क्या था? विशेष क्षण में चली गई दूरी बटा विशेष क्षण, वो क्षणिक क्षण क्या थी, ठीक है। इसके केस में क्या हो जाएगा? किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाएगा। किसी विशेष क्षण पे वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका ताक्षणिक वेग हो गया। अब औसत वेग से रिलेटेड मैं एक चीज भूल गया था बताना आपको, वो देख लीजिए। औसत वेग का एक आप एग्जाम्पल लोगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा कुल समय,
या फिर इसको कुल समय को 2 ही लीजिए, क्योंकि प्रारंभिक वेग में 1 घंटा लेते हैं हम लोग, अंतिम वेग में 1 घंटा, तो टोटल 2। तो प्रारंभिक वेग को मान लीजिए u और अंतिम वेग को मान लीजिए v मान लीजिए, और कुल समय मान लीजिए 2। ये आपका एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला कहाँ लागू होगा? यदि वस्तु का वेग एक निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो। एक निश्चित दिशा में एक समान वेग, जैसे कि घर से मार्केट निकला और मार्केट से वापस घर आया, एक समान मतलब एक समान गति से चल रहा है, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से घर से मार्केट गया हो और रिटर्न जो आया वो भी 80 kmph से आया, मतलब कुछ भी हो जाएगा, 40 से आ गया मान के चलिए, लेकिन पूरा सेम ही कवर किया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेग 80 प्लस अंतिम वेग 40/2, तो इसका औसत वेग कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60 kmph इसका औसत वेग, ठीक ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए, चाल के प्रकार, वेग के प्रकार आपको बता दिए, इस चीज़ तो आपको समझ में आएगा, आ ही गया होगा। अब एक चीज होता है सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या होता है समझिए, सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब दो गतिशील वस्तुओं में, परिभाषा देखिएगा, जब दो गतिशील वस्तुओं में से किसी एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है। मतलब दो वस्तुएं गतिशील है तो एक वस्तु के सापेक्ष में दूसरी, मतलब एक वस्तु को रिफरेंस लेके दूसरी वस्तु की स्पीड ज्ञात की जाती है, वस्तु की स्पीड नहीं, सो वेलोसिटी ज्ञात की जाती है, वेग ज्ञात की जाता है, तो उसे ही सापेक्ष वेग कहा जाता है। मतलब सापेक्ष वेग को बोला जाए तो वह एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष में समय के परिवर्तन के दर को बताता है। जैसे कि दो वस्तु है, पहली वस्तु कार मान लो आप, ये क्या है u, और दूसरी वस्तु, इसको भी मान लो आप कार, सेकंड कार, ये है v, ठीक है, u और v। पहली कार, पहली वस्तु u, दूसरी कार, दूसरी वस्तु v। तो उन दोनों के कंपैरिजन को, मतलब जैसे अगर मैं v का स्पीड निकालूं किसके, u के कंपेयर में, तो भी सापेक्ष वेग कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि मैं u का स्पीड निकालूं v के कंपेयर में, v को रिफरेंस मानते हुए, तो भी वो सापेक्ष वेग कहलाएगा। जैसे कि ये रोड, सेम रोड को दिखा रहा हूं बट दो कार चल रही हैं सेम, ये u है, ये v है। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 100 ले लेते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर, अलग अलग स्पीड से निकली। 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर तय किया, u का पोजीशन आ गया कुछ यहाँ, u पहुँच गया यहाँ, कितने, 1 घंटे बाद, कितना, 80 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर। सेम आपका भी आ जाएगा यहाँ इस पॉइंट पे, क्योंकि स्पीड कितनी थी, 1 घंटे बाद की पोजीशन बता रहा हूँ। इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर, इसलिए यह 100 किलोमीटर चलेगा, मतलब इससे 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया 1 घंटे में। सेम समय में उससे 1 किलोमीटर आगे बढ़ गया। अब देखिए इससे कितना आगे बढ़ा, यहाँ तो 100 पहुँच गया, भी 20 किलोमीटर आगे बढ़ा है, क्योंकि इसकी यहाँ 80 किलोमीटर चला, ये 100 चल गया, तो ये 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग जब पहली, मतलब दूसरी वस्तु जो होता है v का स्पीड विथ रिफरेंस टू u देखेंगे, v का वेलोसिटी देखेंगे u के कंपेयर में, तो कितना आएगा। तो उसके लिए क्या है, लिख लीजिए, सेम दिशा में चल रही हैं,
सेम दिशा में चल रही हैं तब क्या होगा? तो सेम दिशा में जब चल रही हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है u और v भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो u माइनस v, मतलब u का स्पीड, u का वेलोसिटी माइनस v का स्पीड, सॉरी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? u माइनस v, तो यहाँ पे 80, ये 100, कितना आ जाएगा? -20, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, u के कंपेयर में मैं v नहीं देख रहा हूँ, जो लास्ट होता है उसके कंपेयर में u देख रहा हूँ, मतलब v के कंपेयर में u जो होता है वो 20 किलोमीटर पीछे है। अगर यही इसके कंपेयर में देखूँ, अगर यही चीज़ मैं v के कंपेयर में ना देख के u के कंपेयर में v का स्पीड देखूं, तो इसका क्या हो जाएगा? v माइनस u हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हो लास्ट तरफ आना चाहिए, याद रखिएगा। तो u के कंपेयर में v की स्पीड, तो 100 माइनस 80 क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20, मतलब 20 किलोमीटर आगे हो, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलिए, अब सापेक्ष वेग में ही पहला तो बता दिए कि एक ही दिशा में चल रही है उसके लिए, लेकिन अलग अलग दिशा में चल रही है, तब क्या स्पीड होगा? मतलब ए होम, ए मार्केट, एक गाड़ी जो कि यू है होम से निकली मार्केट की ओर, और दूसरी गाड़ी मार्केट से निकली भी है जो होम की ओर, इसकी स्पीड 80, इसकी स्पीड 80, 100 मान लीजिए। 1 घंटा में कितना तय करेगा? 100। 1 घंटे में कितना तय करेगा? 80। इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। दूसरे घंटे में फिर से 100, दूसरे घंटे में इसका स्पीड 80 फिर से इस डायरेक्शन में। तीसरे घंटे में यहाँ पे कुछ आ जाएगा 100 इस डायरेक्शन में, और ये बढ़ जाएगा इधर 80 इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका ही आगे का मैं बताया हूँ, ये और इसका ऐसे है, ठीक है। अब देखिए, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों की दिशा अलग है। तो किसी के कंपेयर में भी आप देखो, किसी भी कंपेयर, चाहे u को v के कंपेयर में देखो या v को u के कंपेयर में देखो, फॉर्मूला एक ही आएगा, प्लस वाला। तो स्पीड u का 80 और इसका 100, टोटल हो जाएगा 180। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया सापेक्ष वेग का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब त्वरण को देखते हैं। त्वरण क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन, परिभाषा लिखने से पहले फॉर्मूला लिख दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वेग परिवर्तन समय अंतराल, वेग परिवर्तन को मैं डेल यू बोलूं, वेग को मैं यू से डिनोट करता हूं तो डेल यू, समय अंतराल को डेल टी, क्योंकि समय को टी से, मतलब वेग परिवर्तन। डेल इसलिए लगाया हूं क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय अंतराल, ठीक है ना। तो ये हो गया त्वरण आपका। तो त्वरण की परिभाषा बोलो तो क्या हो जाएगा कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, दर का जब भी बात आए तो समय अंतराल होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को ही उसका त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को ही उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन को मैं डिनोट किया हूँ डेल यू से, डेल मतलब परिवर्तन को शो कर रहा है, और समय अंतराल डेल टी से। डेल टी में डेल जो होता है वो समय को समय में चेंजेस हो रहा है, इसको शो कर रहा है, ठीक है। अब त्वरण के बारे में जब भी पढ़ा था अदिश राशि सदिश राशि, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि त्वरण के लिए मैं एक चीज बताया था कि यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है, सदिश राशि होती है। और दूसरा चीज, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो वेग परिवर्तन, चलिए आगे मैं बता देता हूँ इसका यूनिट कैसे निकालना है, ठीक है ना। जनरली मीटर पर, सॉरी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक ना। अब ये जो मैं इसका परिभाषा बताया, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, इसी से इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो आगे मैं बताता हूँ। जैसे कि यदि कोई वस्तु का समय अंतराल क्या है, डेल टी, यही बताया। में वेग क्या होगा, वेग परिवर्तन की बात कर रहा है। स्टार्टिंग वेग मान के चलिए u था, और फिर वो लास्ट वेग जो हो गया v हो गया। मतलब स्टार्टिंग में जब कोई कार चलना आरंभ की थी तो उसका वेग u था, लेकिन जब अंत कंडीशन आया तो उसका वेग v हो गया। तो प्रारंभिक वेग u को डोनेट किया है और v को डोनेट किया हूं अंतिम वेग से, ठीक है, अंतिम वेग। तो वेग परिवर्तन क्या होगा, मैं वेग में परिवर्तन पूछूं तो वेग परिवर्तन कैसे आएगा, तो वेग परिवर्तन आएगा आरंभिक वेग जो कि उसका स्टार्टिंग में था वेग, माइनस अंतिम वेग, माइनस अंतिम वेग। अब देखिए वेग परिवर्तन को मैं क्या चीज़ से थोक किया हूँ यहाँ पे, डेल यू से। तो डेल यू क्या हो जाएगा, आरंभिक वेग कितना है उसका u, माइनस अंतिम वेग कितना है v, तो वेग परिवर्तन आ गया। और समय अंतराल तो डेल टी था ही, तो इसका आएगा क्या, इस फॉर्म में, इसके परिभाषा के फॉर्म में इसको करें तो वेग परिवर्तन, ये जो वेग परिवर्तन था डेल टी, यहाँ पे u माइनस भी रख सकते हैं और डेल टी की जगह में डेल टी। तो ये हो गया, ये वाली जो फॉर्मूला मैं निकाला हूँ इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसका बात किया था कि इसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड कैसे आया। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आया u माइनस भी डेल टी, ठीक है। u क्या है, एक वेग है, v क्या है, ये भी एक वेग है। u के लिए मैं बोला था प्रारंभिक वेग है, v के लिए बोला था एक अंतिम वेग है, लेकिन दोनों क्या है, वेग है। वेग माइनस में वेग करूंगा तो क्या आएगा, वेग ही आएगा, ठीक है। u माइनस भी कर रहा हूं तो वेग ही आएगा, वेग माइनस वेग करूंगा तो। और डेल टी टाइम में परिवर्तन, चलिए t1 था फिर t2 हुआ तो भी तो t ही आएगा ना, तो डेल टी ना लेके आप सिंपली यहाँ पे t ही ले लीजिए, टाइम में भी परिवर्तन t ही रहेगा। तो वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और t का नीचे भी सेकेंड आ जाएगा। वेग का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है और समय का सेकेंड होता ही है। इसको चलिए सॉल्व कर दें, तो मीटर प्रति सेकेंड, इस वाले सेकेंड को मैं लूंगा ऊपर तो ये आ जाएगा, ठीक है, मीटर सेकेंड, और सेकेंड इंटू सेकेंड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका यूनिट, ये आ गया ना यूनिट। तो इसका यूनिट याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो मैं फार्मूला बताया u माइनस भी अपॉन डेल टी, ये होता है त्वरण, ये आपको याद रखना है। अब त्वरण के लिए ये फार्मूला तो बताया, अब एक चीज़ और याद रखिए, त्वरण भी जनरली 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग त्वरण और एक रिटार्डेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, त्वरण और मंदन की बात करेंगे। त्वरण क्या होता है, परिभाषा दे दिया। तो एक चीज इसमें एक टर्म और याद रखिएगा, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, तो इसे धनात्मक त्वरण या त्वरण ही बोलते हैं जनरली। धनात्मक त्वरण वर्डिंग यूज कर दे रहा हूं आपको समझने के लिए, धनात्मक त्वरण कहते हैं। आप धनात्मक त्वरण के केस में धनात्मक का यूज भी नहीं करें, सिर्फ त्वरण यूज करें तो भी चलेगा। कहने का मतलब क्या है, वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। कार का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे आया कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे आया 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब समय के साथ यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यहाँ से यहाँ 1 घंटा लगा। समय के साथ देखिए, समय तो कांस्टेंट है ही, समय परिवर्तन हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वेग इसका
पहले 80 फिर 100 फिर 120, मतलब कंटिन्यू 80 से 100 हुआ फिर 120 हुआ, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो ये कहलाएगा आपका त्वरण या धनात्मक त्वरण। ठीक है। अब इसी के एक चीज़ और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मंदन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। एक वर्ड और है इसका, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन वर्ड आप याद रखिएगा, और मंदन वर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, इसका लिख लीजिए, वस्तु की गति। देखिए त्वरण के केस में क्या बताया था, वस्तु की गति समय के साथ क्या होता था, बढ़ता था। इसके केस में क्या होगा, समय के साथ घटेगा। तो इस त्वरण को रिटार्डेशन, मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। समझ गए। एग्जाम्पल भी बताता, और कार का तो एग्जाम्पल दे ही दिया। चलिए एक और चीज़ बता देते हैं। यहाँ कार था, यहाँ पे 100 था स्पीड, यहाँ पे आया तो हो गया 80। ठीक है। फिर आगे बढ़ रहा है तो ये हो जा रहा है 60, मतलब पहले 100 फिर 80 फिर 60, मतलब कम होते जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। और एग्जाम्पल लिख लीजिए त्वरण का, जैसे कि जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए। आप बॉल को फेंकते हो ऊपर, बॉल को आप जमीन से ऊपर की ओर फेंकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जैसे जैसे जाएगा उसका स्पीड कम होते जाएगा, और एक पॉइंट पे आके उसका स्पीड हो जाएगा 0। तो ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो बॉल ऊपर जा रहा है, अच्छे से समझा देते हैं, 1 मिनट। ये सरफेस है, क्या है ये, आपका सरफेस है। ठीक है, या फिर ज़मीन है, जो भी है। यहाँ पे आपने एक बॉल को यहाँ से फेंका, एक बॉल है, ऊपर की ओर फेंका। ठीक है, किधर फेंका, ऊपर की ओर। ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर आया, ये जो पॉइंट आया, ठीक है ना, ये जो पॉइंट आया, यहाँ से बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी, इस पॉइंट पे स्पीड थोड़ी कम हुई, इस पॉइंट पे स्पीड बहुत कम हुई। मतलब धीरे धीरे ऊपर जैसे ही फेंके, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होते जा रही है, तो स्पीड यहाँ पे हो जाता है 0। तो ये किसको शो करेगा, समय के साथ क्या हो रहा है, स्पीड कम होते जा रहा है, तो इसको शो करेगा रिटार्डेशन या मंदन को। ठीक है। अब देखिए, यही बॉल जब ऊपर से नीचे की ओर आती है, जब ऊपर तो आप फेंक दिए, लेकिन जब ये बॉल नीचे भी आएगी ना, ऊपर फेंकोगे तो जब जहाँ पे इसका स्पीड हो जाए 0, वहाँ से ये नीचे की ओर गिरने लगेगी। अब यहाँ पे तो स्पीड इसका क्या था, 0, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, कम, सेम रहेगा। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे बहुत कम थी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है। कहने का मतलब, अब इसका बॉल का डायरेक्शन तो ऐसा है, तो इधर आ रहा है समय के साथ, तो स्पीड क्या हो रही है, पहले 0 फिर कम, फिर 0 फिर बहुत कम, फिर कम, फिर ज़्यादा। मतलब ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन या त्वरण, धनात्मक त्वरण। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब मैं 2 चीज़ बताया। त्वरण में क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, मतलब त्वरण क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है ना। यही अगर मैं मंदन का केस बोला, तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, धीरे धीरे समय के साथ घटेगा। और ये क्या है, किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। एक 0 पॉइंट आएगा, उसके बाद नेगेटिव में आ जाएगा। अब मैं आपको त्वरण का एक फॉर्मूला बताया थी, u माइनस भी अपॉन डेल टी। अब प्रारंभिक वेग, जिसको लिया हूं मैं u, और एक साइड लिखूं मैं अंतिम वेग, जिसको लिया हूं मैं v। अब मैं बोलूं त्वरण का केस, त्वरण के केस में प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा कि अंतिम वेग ज़्यादा होगा। तो देखिए, प्रारंभिक वेग पॉजिटिव में आना चाहिए, तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से ज़्यादा रहेगा त्वरण के केस में। सॉरी, इस केस में
अंतिम वेग ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, क्योंकि इसको हटाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका वेग कम था लेकिन अंतिम वेग ज़्यादा होगा, तभी तो त्वरण को शो करेगा ना। और यही अगर मैं मंदन का बोलूँ तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग लिखूँ तो इसमें प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगी और समय के साथ घटते जाएगा, भी मतलब अंतिम वेग कम होते जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब क्या बचा, हाँ अब मैं आपको चाल, ठीक है, वेग आदि का प्रकार भी बता दिया हूँ। अब मैं त्वरण का भी प्रकार आपको बताता हूँ। तो इसके केस में भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है एक समान त्वरण या अचर त्वरण। सेम है यार, सेम, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। दूसरा होता है असमान त्वरण या अस्थिर त्वरण। इंग्लिश में तो नाम पता ही है आपको। एक समान को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। असमान त्वरण या स्थिर त्वरण को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। उसके अलावा आपका आता है एक औसत वेग, औसत त्वरण सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन। और चौथा ताक्षणिक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक एक करके बता देता आपको इसको, फिर इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगा इसी वीडियो में, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपका, और इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा, गति के समीकरण जिसको बोलते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रक्षेप गति का सूत्र, ठीक है, ये सब। और थोड़ा बहुत छोटा छोटा 2-3 परिभाषा और है, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, वृत्तीय गति, ठीक ना, ये चीज़। और कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे। उसके बाद पहला ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं बल तथा गति के नियम। तो उसमें भी आपको मैं बल पढ़ाऊंगा, बल क्या होता है, ठीक ना, और प्रकृति में कौन कौन से उपस्थित मूलभूत बल हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण होता है, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये सब तो सुने ही होंगे आप। उसके अलावा बल के और भी प्रकार होते हैं, जैसे संतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है। फिर इनर्शिया पढ़ाऊंगा, जड़त्व, विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है। एक और होता है जो शायद पढ़ाया जाता है, दिशा का जड़त्व, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मेन टॉपिक पे आऊँगा, वो है न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इसके अलावा रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, और आवेग क्या होता है, इम्पल्स जिसको बोलते हैं। उसके अलावा ये सबसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी, उदाहरण जो होते हैं उसको एक एक करके समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आता है फ्रिक्शन, ठीक है ना, घर्षण के प्रकार, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, ठीक ना, गतिक घर्षण। अब इसमें भी रोलिंग फ्लेक्शन या लोटनिक घर्षण बल होता है, सर्पी घर्षण बल। और घर्षण के क्या दोष हैं, क्या फायदे हैं, ठीक ना, घर्षण को कम करने की विधि क्या क्या होती है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल और अपकेंद्रीय बल, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत आते हैं। इतना सब खत्म करूंगा, 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप का कराऊंगा, ठीक है ना। जितना भी पढ़ाऊंगा उससे हट के कहीं भी नहीं आएगा कोई से भी एग्जाम में, आप अच्छे से देखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे एक समान या अचर त्वरण की, ठीक है। एक समान और अचर त्वरण क्या होता है देखिए, हम लोग त्वरण का जब मैं बताया था तो होता क्या है, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यही था। तो ये याद रखिएगा कि जब, परिभाषा ध्यान सुनिएगा, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, ठीक ना, छोड़िए, जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है,
समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन होता है। लिख ही देता, समान समय अंतराल है, समान वेग परिवर्तन, तो इसे ही बोला जाता है एक समान त्वरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए। ऊंचाई से गिरती कोई वस्तु, ये एक समान त्वरण का उदाहरण है। या फिर लुढ़कती कोई वस्तु है, ठीक ना, किससे, ऊंचाई से लुढ़कती कोई वस्तु या ऊंचाई से गिरती हुई कोई वस्तु, ये एक समान त्वरण का एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं बॉल का ही केस लिया था। तो क्या होता है कि जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, फेंकने का एग्जाम्पल ना लीजिए, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु का एग्जाम्पल लीजिए। ऊंचाई से गिर रही है बॉल, ठीक है, तो क्या बोला है, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो वेग परिवर्तन क्या होगा, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, u माइनस भी, यही होता है वेग परिवर्तन। और समय अंतराल जो रहेगा वो t रहेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड रहेगा इसको बोलेंगे u, और इस पॉइंट पे हम लोग ले लिए v। चलिए, अब जब इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट को हम लोग u ले लेते हैं, इसको ले लेते v। इस पॉइंट पे आया तो फिर से इसको u ले लेते हैं, इसको ले लेते v। समझ रहे ना, मतलब जब ये यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड है, समय अंतराल को मैं सेम कर दूँ, मान के चलिए एक सेकंड का समय अंतराल ले लूँ, तो उसका स्पीड इतना है कि इस एक सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही आ पाएगा। तो ये प्रारंभिक वेग, यहाँ पे जो वेग रहेगा वो प्रारंभिक वेग, और यहाँ पे जो वेग रहेगा वो अंतिम वेग। लेकिन अगले एक सेकंड में यहाँ से फिर यहाँ आएगा, तो इस केस में हम लोग इसको प्रारंभिक वेग ले लेंगे यहाँ पे जो रहेगा, और इसको अंतिम वेग। ठीक है, फिर से नेक्स्ट अगले सेकंड में, एक सेकंड में यहाँ पे प्रारंभिक वेग मान लेंगे, और इस पॉइंट पे आए तो इसको अंतिम वेग। तो समय अंतराल सेम है, ठीक है ना, और समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन ही हो रहा है, ठीक ना। मतलब यहाँ पे भी u माइनस भी था, इसका यहाँ लेंथ, यहाँ पे भी u माइनस भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी u माइनस भी आएगा। मतलब ये सब कांस्टेंट ही रहेंगे। स्पीड, प्रारंभिक वेग हमेशा u, ये तीनों केस में u का वैल्यू सेम रहेगा, और तीनों केस में v का वैल्यू भी सेम रहेगा, ठीक ना। तो ये होता है ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, ये एक समान त्वरण या अचर त्वरण का एग्जाम्पल होता है, ठीक ना। सेम ऊंचाई से लुढ़कती हुई वस्तु में भी ऐसा ही होता है। चलिए, अब दूसरा जो टाइप होता है वो है असमान त्वरण या अस्थिर त्वरण। अब क्या होगा इसमें, समान समय अंतराल तो रहेगा, समान समय अंतराल में अलग अलग वेग परिवर्तन, अलग अलग वेग परिवर्तन होगा। तो ये जो कहलाएगा असमान त्वरण या अस्थिर त्वरण का उदाहरण। जैसे कि एग्जाम्पल इसका ले लें, गाड़ी में एक्सीलेटर, एक्सीलेटर तो जानते ही हैं आप, ठीक ना, गाड़ी में ब्रेक। अब ये दो एग्जाम्पल नहीं है, याद रखिएगा, ये एक ही एग्जाम्पल है, ठीक ना, ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है। इसको समझाने के लिए अलग अलग लिखा हूँ। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेट करते हैं आप, तो स्पीड क्या होगा इसका, बढ़ेगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब आपको अचानक से मतलब स्पीड बढ़ रहा है तो ये धनात्मक त्वरण या एक्सेलरेशन को ही शो करेगा। अब अचानक से आप गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो स्पीड क्या होगा इसका, घटेगा। तो ये क्या करेगा, मंदन को शो करेगा। तो एक कंडीशन है त्वरण हो रहा है, एक कंडीशन है मंदन हो रहा है, ठीक ना, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये हो जाएगा असमान त्वरण का एग्जाम्पल।
इसका पहला एग्जाम्पल तो ये याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा जो अधिकतर पूछा जाता है। दो एग्जाम्पल और बताता है। एक स्प्रिंग बॉक्स याद रखिएगा। स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण, तो ये स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण भी असमान त्वरण का एग्जाम्पल होता है, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, गाड़ी जो सड़क पर चलती हुई समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है। ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल, रास्ता खाली मिला, 80 किलोमीटर पर आवर से चलाया, ठीक है ना, 1 घंटे में उसका त्वरण 80/1 मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से एक्सलरेट किया। उसके बाद फिर थोड़ा भीड़ मिला तो 60 कर दिया, फिर थोड़ा भीड़ मिला तो 35 कर दिया, फिर इसका मतलब भीड़ मिला तो फिर से 80 कर दिया। इस टाइप से रहेगा। तो गाड़ी जो सड़क पर चलती हुई समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसी को असमान त्वरण या अस्थिर त्वरण कहते हैं। अब एक औसत त्वरण, ठीक है, तीसरा टाइप जो रहता है औसत त्वरण, ठीक है ना। ये क्या होता है, जब एक वस्तु अस्थिर त्वरण या फिर असमान त्वरण से गतिमान है। इसका कंडीशन लिखिएगा, वस्तु क्या रहेगी, असमान त्वरण में रहेगी, त्वरण से गतिमान है। वस्तु क्या है, असमान त्वरण से गतिमान है। तब गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात को ही वस्तु का औसत वेग कहेंगे। तो औसत त्वरण, ठीक ना, औसत त्वरण, इसके लिए पहला कंडीशन बता दिया। एक कंडीशन है वस्तु असमान त्वरण से ही गतिमान हो, तो वेग में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, वेग में परिवर्तन का योग डिवाइडेड कुल समय अंतराल, लगा कुल लगा समय या लगा कुल समय, ठीक ना। वेग में परिवर्तन का योग, वेग में जो परिवर्तन हो सबका योग कर दीजिए आप, और लगा कुल समय, तो ये औसत त्वरण का एग्जाम्पल होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। अब एक चीज आता है, वो है ताक्षणिक त्वरण। इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। किसी विशेष क्षण पर वस्तु की गति में जो त्वरण दिखाती है, किसी विशेष क्षण में वस्तु का त्वरण को उस क्षण पर वस्तु का ताक्षणिक त्वरण कहेंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ इतना पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गति का ग्राफीय प्रदर्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें भी कौन कौन सा पढ़ाऊंगा, तो पहला होगा इसका विस्थापन, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम या समय, पहला ग्राफ। उसमें भी अलग अलग कंडीशन है, जब कोई वस्तु विराम में है, जब कोई वस्तु का शून्य त्वरण है, जब कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण से गतिमान है, जब वस्तु नियत मंदन या ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है। उसके बाद वेग वर्सेस समय, इसके भी अलग अलग कंडीशन है, तो दो ही प्रकार से बनते हैं, ठीक ना। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपका गति का समीकरण। गति का जो समीकरण पढ़ाऊंगा वो आप याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक ना। एक गैलीलियो का समीकरण भी इसी में आता है, ठीक है। ये सब बताऊंगा और इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपका अच्छे से बन जाए। फिर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति भी बताऊंगा, ठीक है ना। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, जैसे V = U + GT, ये सब फॉर्मूला आप सुने ही होंगे, H + UT + ½ GT²। तीसरा फॉर्मूला आता है V² = U² + 2GS, ठीक है। ये
फिर समतल में गति, प्रक्षेप गति, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। 3 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, बल और मोशन को भी ख़त्म करूंगा, घर्षण बल वगैरह भी आते हैं उसमें। उसके बाद ही मैं आपको इससे रिलेटेड फिजिक्स के 3 चैप्टर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। आपका ये 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।